Hello everyone, hope you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ऑलरेडी 4 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि हम स्पेसिफिक कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्पेसिफिक कॉस्ट मीन्स एक पर्टिकुलर सोर्स की जो हमारी सोर्स की कॉस्ट है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। लाइक डिबेंचर्स की कॉस्ट हमने सीखा कि हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो, जब हम एक पर्टिकुलर सोर्स की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। यानी अगर डिबेंचर्स की कॉस्ट की बात करें तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक कॉस्ट है, एक स्पेसिफिक हमारा जो सोर्स है उसकी कॉस्ट है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स की जो कॉस्ट है वो भी स्पेसिफिक कॉस्ट है। और जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, कंबाइंड कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम बोल सकते हैं वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो आज हम ये सीखेंगे कि हमें कंबाइंड कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है या फिर वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें तो इन तीनों कॉस्ट को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब डिबेंचर्स की कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कॉस्ट। बिकॉज देखो, डिबेंचर्स की कॉस्ट जो है वो हमें किसको पे करनी होती है, डिबेंचर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट हमें किसे पे करनी होती है, एज अ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट हमें किसे देनी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसे एक्चुअल में हमें पे करना होता है, जिसे हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं। बट जो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट है वो क्या होती है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके बच्चे, अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कि हमें डिबेंचर्स की कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसकी बात करें तो हम इसको 2 पार्ट्स में बाइफिकेट किया था हमने, इरिडीमेबल डिबेंचर्स और रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब इरिडीमेबल डिबेंचर्स में भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कॉस्ट निकालने को, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। कि अगर कंपनी ये जानना चाहती है कि बिफोर टैक्स कॉस्ट क्या है तो वो कैसे निकालेंगे, और आफ्टर टैक्स तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो बिफोर टैक्स की बात करें तो डिबेंचर्स को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, एक रेट होता है। रेट है तो कुछ बेस लेना पड़ेगा, तो बेस किसको लेते हैं हम, नेट प्रोसीड्स को, कि कितना पैसा हमने डिबेंचर्स को इशू करके अर्न किया या फिर कलेक्ट किया। ओके, और अगर आफ्टर टैक्स की बात करें तो कुछ नहीं होगा, बस इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 - T यानी टैक्स रेट। ओके, और रिडीमेबल डिबेंचर्स, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा, एक तो इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट पे करना होता है, और जो रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स का डिफरेंस होता है वो भी हमारी कॉस्ट है। बट ये कॉस्ट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है तो इसे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी से। और फिर कुछ बेस लेना होता है तो बेस ले लेते हैं हम एवरेज। ओके, ये हो गया बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स है तो कुछ नहीं, बस इंटरेस्ट के साथ लगा दोगे 1 - T। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमने किया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। अब देखो यहाँ पे हमने बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स नहीं किया, बिकॉज जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं ना, उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है उसका हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। बट अगर प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो जो हमारी अर्निंग्स होती हैं उसमें से टैक्स पे कर ही डिविडेंड पे किया जाता है। मतलब जो भी इनकम होगी उसमें से पहले टैक्स पे किया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया जाएगा, जो बचेगा वो फिर शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। तो शेयर होल्डर्स में पहले प्रेफरेंस शेयर्स को। ओके, तो मतलब जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो तो आफ्टर टैक्स ही होगी,
मतलब वो हम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज हम उन्हें पे ही क्या करते हैं, आफ्टर टैक्स। तो इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। अगर इरिडीमेबल की बात करें तो वही सेम है, डिवेंचर्स में हम इंटरेस्ट देते हैं तो आई था, और यहाँ पे हम डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, और इसमें भी सेम ही है, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एवरेज। ओके, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो हमने 4 मेथड्स देखे थे। फर्स्ट इज डिविडेंड अप्रोच, डिविडेंड के बेस पे एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट की थी उनकी, तो कैसे, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स या फिर मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमने देखा ग्रोथ, अब उसमें हमने डिविडेंड में ग्रोथ भी होती है ये कंसीडर नहीं किया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ग्रोथ भी एक्सपेक्ट करते हैं, बट एक्चुअल में वो करते हैं ना ग्रोथ एक्सपेक्ट, वो ये थोड़ा चाहेंगे कि डिविडेंड स्टेबल रहे, वो चाहेंगे ना डिविडेंड में इंक्रीमेंट हो। तो नेक्स्ट मेथड आया हमारे पास डिविडेंड ग्रोथ मेथड, जिसमें हमने क्या किया, हमारे फॉर्मूला में ऐड हो गया प्लस जी, मतलब ग्रोथ फैक्टर हमने ऐड ऑन कर दिया। नेक्स्ट हमने किया अर्निंग पर शेयर मेथड, जिसमें अर्निंग के बेस पे हमने उनकी एक्सपेक्टेशन निकाली, जिसमें हमने ये किया कि वो सिर्फ डिविडेंड नहीं एक्सपेक्ट करते, वो मार्केट प्राइस में भी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम अर्निंग के बेस पे उनकी एक्सपेक्टेशंस निकालेंगे। तो डिविडेंड की जगह हमने क्या लिया, अर्निंग्स, तो इसलिए इसका नाम है अर्निंग प्राइस मेथड, अर्निंग डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, नेक्स्ट हमने किया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसमें हमने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, एक तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और एक एडिशनल रिस्क प्रीमियम। इसमें हमने ये किया कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो रिस्क लेते हैं, है ना, तो वो रिस्क के लिए कुछ प्रीमियम भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसे हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कि वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो चाहती हैं, साथ में जितना रिस्क होगा उसके अकॉर्डिंग वो कुछ प्रीमियम भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमने ये 4 मेथड्स डिस्कस किए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। फिर हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, वो अर्निंग्स जो हमने डिविडेंड में ना डिस्ट्रीब्यूट करके अपने बिजनेस में ही रिटेन कर ली हैं, ठीक है, मतलब उसको आपने दिया नहीं, उसे बिजनेस में ही रख लिया जिस अर्निंग्स को, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वैसे तो देखा जाए तो हमने बात की थी कि रिटेन्ड अर्निंग्स और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम होती है, बट हाँ अगर हम ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते तो वो उसे आगे कहीं इन्वेस्ट करते, तो इन्वेस्ट करते तो वो वहाँ से कुछ अर्न करते, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैप नहीं हुई, तो वो क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमने बात की थी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बट ये है कि अगर हम उन्हें डिविडेंड देते तो वो टैक्स पे करते, तो वो रिड्यूस कर देंगे, अब उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ा। और सेकेंडली अगर हम उन्हें डिविडेंड देते और वो कहीं इन्वेस्ट करते तो वहाँ पे ब्रोकरेज भी देनी पड़ती, बट अब उन्हें वो भी नहीं देनी पड़ी, तो वो भी माइनस कर देंगे 1 माइनस बी। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस टी एंड 1 माइनस बी, यानी ब्रोकरेज। टी है टैक्स रेट और बी है ब्रोकरेज। क्लियर है? अब हमने स्पेसिफिक कॉस्ट फाइंड आउट करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालनी है। मतलब अभी तो हमने सीखा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालनी है, प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालनी है, इक्विटी शेयर्स कैसे निकालनी है, बट हमें तो चाहिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी जितनी भी कैपिटल हमने अरेंज की है उस टोटल पे हमें कितनी कॉस्ट देनी है या कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी डिफरेंट सोर्सेज की। ओके, तो वो हम एक एग्जांपल से ही सीखेंगे। देखो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी, प्रेफरेंस शेयर निकलेगी, डिविडेंड निकलेगी, इन्हीं को मिलाकर हम ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे। तो पहले बात तो ये हो गई कि ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए आपको स्पेसिफिक कॉस्ट चाहिए। सबसे पहले आपको सभी स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी पड़ेंगी। तो फॉर्मूला अब क्वेश्चन से देखते हैं।
कि हमें कैसे निकालना है। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कॉस्ट गिवन है और वैसे भी हमने स्पेसिफिक कॉस्ट तो देख ली ना। अब हम ये सीखते हैं ओवरऑल कैसे निकालनी है। क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म आफ्टर टैक्स स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है हमें। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स 10%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स 15%। ओके, और कैपिटल स्ट्रक्चर ये है हमारा। और हमें 10 लाख चाहिए था, हमने डिवेंचर से 3 लाख लिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख और इक्विटी शेयर होल्डर से 5 लाख। ओके, तो ऐसे देखो बच्चे क्या करोगे, सोर्सेज क्या है हमारे पास, पहले तो देखो सोर्सेज क्या है, डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी। और अमाउंट क्या है, 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख। ठीक है, और कॉस्ट कितनी गिवन है, 10% यानी 0.10, 12% और या फिर सॉरी इक्विटी शेयर्स की है 15%। क्लियर है, ये है हमारे सोर्सेज, अमाउंट हो गया ये और कॉस्ट हो गया ये। अब देखो हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए वेटेज देनी पड़ती है। अब वेटेज किसके बेसिस पे होगी, वेटेज होगी इस बेसिस पे कि जितना हमें पैसा चाहिए उसका कितना प्रोपोर्शन हमने एक पर्टिकुलर सोर्स से अरेंज किया है। यानी टोटल हमारे पास 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, अब उसका कितना प्रोपोर्शन हमने डेब्ट से किया, कितना प्रोपोर्शन हमने प्रेफरेंस शेयर से अरेंज किया और कितना प्रोपोर्शन हमने इक्विटी कैपिटल से। तो ये हो जाएगी हमारी वेटेज। वेटेज का मतलब समझते हो ना, इंपॉर्टेंस बेसिकली। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, इक्विटी की। मतलब 10 लाख में से 5 लाख तो हमने इक्विटी में से अरेंज कर लिया, मतलब इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी बिकॉज ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो सेकंड, ये पहले आपने फर्स्ट स्टेप पे ये लिख लिया। सेकंड आप निकालोगे वेट्स, और वेट्स कैसे निकलेंगे मैंने आपको बताया कि कितना प्रोपोर्शन आपने एक पर्टिकुलर सोर्स से अरेंज किया है। तो ये कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा पर्टिकुलर सोर्स का कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 0.3, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 0.2, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना हो गया 0.5। यानी वेट्स दिए हमने 1 के अकॉर्डिंग, जिसमें साफ पता लग रहा है कि हाफ तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। क्यों, क्योंकि 10 लाख में से 5 लाख तो हमने यहीं से अरेंज कर लिया। फिर उसके बाद वेटेज है इसकी प्रेफरेंस शेयर्स की 0.2 और डिबेंचर्स की 0.3। ठीक है, कॉस्ट हमने कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने वेट्स दिए हैं उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज अब ये जो हमारी कॉस्ट है अब उसको वेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.3 को जब हमने 0.10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.30। 0.2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 0.12 से तो आ गया 0.04, यह आ गया 0.75। इन सबको ऐड करेंगे तो आ रहा है 0.129। देखो अब हम देखो नॉर्मली हम इनको ऐड नहीं कर सकते। देखो अगर इनका प्रोपोर्शन सेम होता तो इनको ऐड इसी कॉस्ट को ऐड करके हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती, बट प्रोपोर्शन सेम है, सॉरी प्रोपोर्शन अलग है, तो हमें वेट्स देने पड़ेंगे। ओके बच्चे, और नॉर्मली यही होता है, प्रोपोर्शन अलग ही होता है। तो इसे ऐड कर दोगे, ऐड करके आ गया हमारे पास 0.129। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में आ जाएगी, दैट इज 12.9%। और हम ये भी कह सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 12.9%। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। अब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.